नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जौनपुर को पढ़ा, बंगाल को पढ़ा, कश्मीर को पढ़ा, मालवा को पढ़ा, गुजरात को पढ़ा, राजपूताना में हम लोगों ने मेवाड़ आधुनिक उदयपुर को पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग राजपूताना के अंतर्गत ही मारवाड़ का राठौर राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, मारवाड़ का राठौर राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में हम लोग पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौर राजवंश। ठीक है, देखेंगे कि जो मारवाड़ है ये आधुनिक जोधपुर, क्या है ये आधुनिक जोधपुर जो है वो प्राचीन मध्यकाल में क्या था, मारवाड़ था। ठीक है, और आप देखेंगे कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण राज्य था। ठीक है, मारवाड़ जो है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण राज्य था। यहाँ जो है राष्ट्रकूटों के वंशज राठौरों का शासन था। किसके? राष्ट्रकूट के वंशज ठीक है, राष्ट्रकूट के वंशज जो है राठौरों का शासन था। ठीक है, अब देखेंगे मारवाड़ के जो राठौर राजवंश का संस्थापक कौन है? संतराम का पुत्र सिहा है। कौन? संतराम का पुत्र कौन? सिहा। ठीक है, सिहा जो है राठौर राजवंश का क्या है? संस्थापक था। ठीक है, जिसकी जो है 1273 ईस्वी में एक तुर्की 1273 ईस्वी में एक तुर्की आक्रमणकारियों के या तुर्की आक्रमण का विरोध करते समय क्या हुआ था? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप देखेंगे कि 1384 ईस्वी में, ठीक है, 1384 ईस्वी में राव चूड़ा, कौन? राव चूड़ा क्या करता है? मारवाड़ की गद्दी पर बैठता है। कब? 1384 ईस्वी से लेकर 1432 ईस्वी तक। ठीक है, 1384 ईस्वी में राव चूड़ा गद्दी पर बैठता है। कब तक? 1432 ईस्वी तक। ठीक है, राव चूड़ा मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब देखेंगे कि राव चूड़ा जो है दिल्ली सल्तनत की पतनावस्था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पतनावस्था का लाभ उठाकर क्या करा? उसने जो है मांडोर पर अपना आधिपत्य कर लिया। किस पे? मांडोर पर।
मांडोर पर अपना क्या करता है, मांडोर पर अपना आधिपत्य कर लेता है। कौन? राव चूड़ा। ठीक है, अब देखेंगे कि राव चूड़ा के बाद, ठीक है, राव चूड़ा के बाद रणमल। कौन? राव चूड़ा के बाद, राव चूड़ा के बाद कौन? रणमल। रणमल जो है 1400, रणमल 1427 ईस्वी से लेकर 1438। ठीक है, नहीं यहां कुछ गड़बड़ी हो गई। 1432 ईस्वी से 1438 ईस्वी तक क्या करता है, गद्दी पर बैठा या शासक बना। उसके बाद रणमल के बाद जोधा, जोधा जो है 1438 से, इसके बाद जोधा 1438 से लेकर 1489 ईस्वी तक जो है मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब आप देखेंगे कि ये जो जोधा है, जोधा ने ही 1459 ईस्वी में, जोधा ने ही 1459 ईस्वी में जोधपुर नामक नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, कौन? जोधा। जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नामक नगर की स्थापना करी थी, जो वर्तमान में जोधपुर नाम से जाना जाता। ठीक है, उसके समय में राठौरों की राजनीतिक शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आप देखेंगे कि वो राणा कुंभा को मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य अपनी सीमाएं निश्चित करने के लिए या अपनी सीमाओं का रेखांकन करने के लिए क्या करता है, एक संधि करनी पड़ती है। ठीक है, एक संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखेंगे कि जोधा का पुत्र बीका, जोधा का पुत्र कौन है? बीका है। जोधा का पुत्र बीका अपने वंश का, ठीक है, अपने मतलब कि मारवाड़ वंश का, जोधा का पुत्र बीका अपने वंश का क्या था? बहुत पराक्रमी शासक था, बहुत पराक्रमी ठीक है, बहुत पराक्रमी शासक था। आप देखेंगे कि 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में इसने कौन? बीका 1488 ईस्वी में इसने बीकानेर नगर की स्थापना करी। कौन? बीकानेर। बीकानेर नगर की स्थापना बीकानेर नगर की स्थापना करी थी। मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? मालदेव। मारवाड़ का ठीक है, मारवाड़ का सबसे
महत्वपूर्ण शासक कौन था? मालदेव। सबसे महत्वपूर्ण शासक मालदेव 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक था। 1532 से 1562 ईस्वी तक था। उसके शासनकाल में, किसके? मालदेव के। मालदेव के शासनकाल में आप देखेंगे कि मारवाड़ जो है अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अपने उत्कर्ष की कहा? पराकाष्ठा, पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि शेर शाह से हुए युद्ध में मालदेव पराजित हुआ। शेर शाह से जब युद्ध होता है तो मालदेव क्या? मालदेव पराजित हो जाता है। फलस्वरूप मालदेव को एक संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है। बस इसमें इतना ही, चूंकि इसमें मिलान करने के लिए आता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या? मांडोर पर आधिपत्य किसने करा था? तो राव चूड़ा ने करा था। बाकी ये पूछता है कि राठौर राजवंश का या मारवाड़ का आधुनिक नाम क्या है, या राजपूत के वंश, और पूछ सकता है कि मारवाड़ का जो है स्थापना किसने करी थी? संतराम का पुत्र सिया ने करी थी। बस, ठीक है। बाकी इसके विषय में जब हम मुगल पढ़ेंगे तो विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं उड़ीसा का गंग वंश। उड़ीसा का आगे हम लोग देखते हैं उड़ीसा का गंग वंश। उड़ीसा का गंग वंश। ठीक है। उड़ीसा का गंग वंश देखते हैं। उड़ीसा एक हिंदू राज्य था। उड़ीसा एक क्या था? हिंदू राज्य था। ठीक है। उड़ीसा एक हिंदू राज्य था जो 16वीं शताब्दी की राष्ट्रीय राजनीति से सर्वथा क्या? अछूता रहा। ठीक है। 16वीं शताब्दी की राजनीति से सर्वथा क्या? उड़ीसा अछूता रहा। इस राज्य का विस्तार आप देखेंगे कि गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी तक विस्तृत। कहां? गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी तक विस्तृत था। तुर्क शासकों में आप देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक। तुर्क शासकों में कौन? गियासुद्दीन। तुर्क शासकों में गियासुद्दीन तुगलक के समय में प्रथम बार उड़ीसा पर आक्रमण हुआ था। प्रथम बार उड़ीसा पर आक्रमण हुआ था। पुनः आप देखेंगे कि फिरोज तुगलक ने पुनः जो है कौन? गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन? फिरोज तुगलक पुनः जो है फिरोज तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के समय, अपने बंगाल अभियान के समय इस क्षेत्र पर आक्रमण जो है किया था। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य। कौन? इसके अतिरिक्त कौन? बहमनी साम्राज्य। जौनपुर,
बहमनी साम्राज्य, जौनपुर, ठीक है, और कोंडाविडू, कोंडाविडू एवं विजयनगर द्वारा भी, विजयनगर द्वारा उड़ीसा पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे यहां 3 वंशजों, कौन कौन 3 था? नंबर 1, 3 वंशज, 3 वंशज। पहला कौन है? गंग वंश या गंग वंश या गंग राजवंश। दूसरा कौन? दूसरा राजपति वंश या राजपति राजवंश। तो तीसरा कौन है? भोई वंश। कौन है तीसरा? भोई राजवंश या भोई वंश, ठीक है, ने शासन किया। आप देखेंगे कि उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन चोल है। कौन है? अनंत वर्मन चोल। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना या संस्थापक कौन है? अनंत वर्मन चोल। अनंत वर्मन चोल द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम किसको पढ़ेंगे? अब हम गंग वंश को पढ़ेंगे। अभी तो हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ा कि कौन कौन उन पर आक्रमण किया था। प्रथम बार किसने आक्रमण किया, द्वितीय बार किसने किया, इसके बाद कौन कौन किया। बहमनी साम्राज्य, जौनपुर, कोंडाविडू, विजयनगर द्वारा समय समय पर उड़ीसा पर आक्रमण किया गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो गंग वंश है, गंग वंश का शासक कौन? अनंत वर्मन। अनंत वर्मन चोडगंग ने उड़ीसा में, अनंत वर्मन, इनका पूरा नाम था अनंत वर्मन चोडगंग। अनंत वर्मन चोडगंग, अनंत वर्मन चोडगंग या चोलगंग ने उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। ठीक है, अब देखेंगे कि अनंत वर्मन जो है 1076 ईस्वी से 1076 ईस्वी से आप देखेंगे कितना, 1149 ईस्वी तक, 1149 ईस्वी तक लगभग 70 वर्षों तक शासन किया। कितना? लगभग 70 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद आप पढ़ेंगे नरसिंहदेव वर्मन। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? इसके बाद आप नरसिंहदेव वर्मन को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट और जान लीजिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? उड़ीसा में सुप्रसिद्ध, उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन किया था? अनंत वर्मन
चोल गंग ने किया था। ठीक है, अब आप देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे नरसिंह देव बर्मन को। नरसिंह देव बर्मन, ठीक है। नरसिंह देव बर्मन, नरसिंह देव बर्मन को देखेंगे। नरसिंह देव बर्मन 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी तक, 1238 से 1264 ईस्वी तक शासन करा था। नरसिंह देव बर्मन गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात या प्रसिद्ध शासक था। किसका? गंग वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नरसिंह देव बर्मन था। अब देखेंगे कि मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध उसने विलक्षण सफलता प्राप्त करी थी। ठीक है, उसने विलक्षण सफलता प्राप्त करी थी और इसने पुरी जिले में, ठीक है, पुरी जिले में, कौन से जिले में? पुरी जिले में कोणार्क मंदिर, पुरी जिले में कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क में, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, कोणार्क मंदिर को ही सूर्य मंदिर कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। कौन? नरसिंह देव बर्मन ने। तथा जगन्नाथ मंदिर के निर्माण को, जो थोड़ा बहुत जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन चोल द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका था, उसको इसने पूर्ण कराया था। जगन्नाथ मंदिर का कार्य पूर्ण कराया था। कौन? नरसिंह देव बर्मन। ठीक है, आप देखेंगे कि नरसिंह देव बर्मन विद्या एवं विद्वानों दोनों का क्या था? संरक्षक था। उसने विद्याधर को संरक्षण प्रदान किया था। किसको? विद्याधर को। विद्याधर कौन थे? विद्याधर उनके दरबारी, विद्याधर नरसिंह देव बर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है, आप देखेंगे कि विद्याधर ने अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक, किस पे? अलंकार शास्त्र पर, अलंकार शास्त्र पर क्या लिखा था? अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक, क्या? एकावली नामक, ठीक है, एकावली नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना करी थी। कौन? विद्याधर। विद्याधर कौन था? नरसिंह देव बर्मन का दरबारी कवि था। ठीक है, आप देखेंगे कि विद्याधर ने नरसिंह देव बर्मन को हमीर मद मर्दन, ठीक है, क्या? हमीर मद
हमीर मदमर्दन मतलब कि अमीर पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि प्रदान की थी। ये उपाधि कौन दी थी? ये उपाधि विद्याधर ने नरसिंह देव बर्मन को दी थी। ठीक है, आप देखेंगे कि उड़ीसा के सागर पर स्थित कौन? उड़ीसा के सागर पर स्थित कोणार्क सूर्यदेव मंदिर एक ऐसा ही उड़ीसा के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा ही एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प है। कहां? जो सन टेम्पल नाम से प्रसिद्ध है। किसे? सन टेम्पल नाम से, सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गंगवंशी कलिंग राजा नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट, ठीक है, नरसिंह देव बर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। स्थापत्य का यह नमूना 1200 शिल्पकारों के कला कौशल से 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। कितना? 1200 कलाकार लगे थे, 12 वर्षों में तैयार हुआ। ठीक है, 12 वर्षों में तैयार हुआ था। इस मंदिर का स्थापत्यकार कौन था? सदाशिव सामंत राय। कौन था? ये पूछा जाता है। सदाशिव सामंत राय। सदाशिव सामंत राय क्या था? इसका स्थापत्यकार था या इसका डिजाइन करा था। आप देखेंगे कि कोणार्क का जो अर्थ होता है एंगल ऑफ सन होता है। क्या होता है? कोणार्क का अर्थ, कोणार्क का अर्थ एंगल ऑफ सन। कोणार्क का अर्थ एंगल ऑफ सन होता है। मंदिर निर्माण में एक विशेषता है कि सूर्य की किरणें, किस मंदिर? कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर के निर्माण की एक विशेषता है कि सूर्य की किरणें दिन भर विभिन्न कोणों से मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य प्रतिमा को स्पर्श करती थी। इसीलिए इसका नाम कोणार्क पड़ा था। ठीक है, आप देखेंगे कि यह मंदिर रथ के आकार का है। यह मंदिर रथ के आकार का है जिसमें 12 विशालकाय पहिए हैं और 7 इसके रथ, एक रथ है, उस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। और आप देखेंगे कि काले पत्थरों को काटकर बनाए गए मानव व पशुओं की आकृतियां सजीव हैं। ठीक है, देखने से लगता है कि जीवित घोड़ा है, जीवित व्यक्ति है घोड़ा जो इस मंदिर को खींच रहा है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि नृत्य करती अप्सराओं की अनेक मूर्तियां श्रृंगार रस से युक्त हैं। नृत्य करती अप्सराओं की अनेक मूर्तियां क्या हैं? श्रृंगार से युक्त हैं। बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्ग से जाने वाले यूरोपीय जहाजों को भी यह विशाल मंदिर आकर्षित करता था। ठीक है, कहां से? बंगाल की खाड़ी से समुद्री मार्ग से जाने वाले यूरोपीय जो जहाजी बेड़ा था उसको भी यह विशाल मंदिर जो है अपनी तरफ आकर्षित करता था। ठीक है, आप देखेंगे उन्होंने इसे, किन्होंने? नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट। नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने इसे ब्लैक पैगोडा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम दिया था क्योंकि इसमें
काले पत्थरों का उपयोग किया गया था। आप देखेंगे कि साथ ही साथ आप जानते रहिए, इस कोणार्क मंदिर को या एंगल ऑफ सन को या ब्लैक पैगोडा को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1984 ईस्वी में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको? सूर्यवंशी गजपति राजवंश कपिलेंद्र। ठीक है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश, सूर्यवंशी गजपति राजवंश कौन? कपिलेंद्र। ठीक है, यहां हम देखेंगे कपिलेंद्र जो है उड़ीसा के गजपति राजवंश का, कपिलेंद्र उड़ीसा के गजपति राजवंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, यह एक योग्य शासक था जिसने उड़ीसा राज्य की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। उसका उत्तर में हुगली से दक्षिण में कावेरी, उत्तर कहां? उत्तर में हुगली से दक्षिण में कावेरी तक जो है विस्तृत था। क्या? गजपति राज वंश। कहां? हुगली से दक्षिण में कावेरी, उत्तर में कहां? हुगली, दक्षिण में कावेरी तक गजपति राजवंश विस्तृत था। ठीक है, आप देखेंगे कपिलेंद्र ने बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन को पराजित कर, कौन? बंगाल के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान किसको? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन को क्या करता है? पराजित कर देता है। नासिरुद्दीन को पराजित कर गौड़ेश्वर मतलब बंगाल के अधिपति की उपाधि धारण करी। किसका? पराजित कर गौड़ेश्वर मतलब कि बंगाल का अधिपति। ठीक है, गणेश्वर या गौड़ेश्वर, गणेश्वर या गौड़ेश्वर की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, कपिलेंद्र आप देखेंगे गजपति राजवंश का प्रतापी शासक था। उसने सभी दिशाओं में अपने विजय पताका को फैलाया था या फहराया था। ठीक है, बंगाल अभियान के बाद 1453 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल अभियान के बाद 1453 ईस्वी में महेंद्री और कोंडविडु पर, महेंद्री और कोंडविडु जो उड़ीसा पर आक्रमण पहले करे थे, ठीक है, उनको भी क्या करा?
उन पर भी ये क्या करता है, कपिलेंद्र जो है अधिकार कर लेता है। ठीक है, महेंद्री और कोंडविडु पर भी कपिलेंद्र द्वारा या गजपति राजवंश द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तत्पश्चात आप देखेंगे उसने बहमनियों को पराजित कर तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पर, किसको, बहमनियों को, बहमनियों को पराजित कर बहमनियों को पराजित कर तेलंगाना, ठीक है, हाँ, बहमनियों को पराजित कर तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पर अपनी प्रभावशाली सत्ता स्थापित करी। ठीक है, कपिलेंद्र के शासन ने उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ करा था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि दुर्भाग्यवश 1467 ईस्वी में 1467 ईस्वी में कपिलेंद्र की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कपिलेंद्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के काल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या जिन्हें हसन गंगू के नाम से जाना जाता था, उन्होंने करी थी। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए मुस्लिम राज्यों में यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। कौन, बहमनी साम्राज्य। इस साम्राज्य का विस्तार आप देखेंगे उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे आरओ हो, या वनडे की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, उनमें प्रतियोगी छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।